जी बाबा। मनोहर श्याम जोशी मेरे पुराने सहयोगियों में रहे हैं। 1 जनवरी 1966 को जब मैं दिनमान में गया था, उस समय सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे संपादक थे और मनोहर श्याम जोशी सहायक संपादक थे। दिनमान में 2 कैबिन थी। एक अज्ञे जी बैठा करते थे और दूसरे में मनोहर श्याम जोशी और जितेंद्र गुप्त, ये दोनों सहायक संपादक थे। बाकी हम लोग सब बाहर हॉल में बैठा करते थे। सर्वेश्वर दास सक्सेना भी बाहर, श्रीकांत वर्मा भी बाहर और हम सब लोग भी बाहर बैठा करते थे। एक बहुत बड़ा हॉल था टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पर, और उस हॉल में दिनमान के अलावा नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग भी बैठा करते थे। मैं मनोहर श्याम जोशी को 1965 से ही जानना शुरू कर दिया था। दिनमान में बाकायदा आने से पहले मैं कुछ समय तक उसके लिए फ्रीलांसिंग भी की। दिनमान में आने से पहले मैं लोकसभा सचिवालय में काम करता था, तो अज्ञे जी चाहते थे कि मैं आंखों देखी कुछ रपट वहाँ से दिया करूं। उनका यह भी निर्देश था कि यदि वह उस समय कार्यालय में ना हों तो मैं अपनी रपट मनोहर श्याम जोशी को दे दूं। तो इस तरीके से मनोहर श्याम जोशी से मेरी मुलाकात हुई, जो खासी खुशगवार थी और वो बहुत ही बेहतरीन ज़हीन इंसान थे। अब एक बार दिनमान में आए तो रोज़ ही मुलाकात हुआ करती थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने कक्ष में कम ही बैठा करते थे। अज्ञे जी तो बैठते थे, अपने कक्ष में बैठा करते, ये बाहर घूमा करते थे, अपने साथियों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस किया करते थे। कैसे क्या लिखा जाना है, क्या लिखा गया है, क्या बाहर से आया है और उसका हम लोग किस तरह का संयोजन करेंगे। मनोहर श्याम जोशी को मैं हरफन मौला कहता हूँ। उनका हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा फ्रेंच पर भी बहुत अधिकार था। दिनमान उस समय 2 व्यक्ति थे जो फ्रेंच जानते थे, एक अज्ञे और दूसरा मनोहर श्याम जोशी। बहुत से समाचार पत्र दिनमान कार्यालय में आया करते थे, विदेशी भी, जिसमें टाइम, न्यूज़वीक, गार्डियन और फ्रेंच पेपर लमान। तो कभी कभी अज्ञे उनमें से कुछ मार्क करके भेजते ताकि लिख लीजिए। लमान जो है अज्ञे खुद देखने के बाद मनोहर श्याम जोशी को दे दिया करते थे और वह है उनसे कुछ ना कुछ जो उन्हें ठीक लगता था वो लिख लिया करते थे। जैसा मैंने कहा कि हरफन मौला थे मनोहर श्याम जोशी, वो हर विषय की जानकारी रखते थे। साहित्य भी, कला भी, समाचार भी, राष्ट्रीय समाचार, प्रदेशों के समाचार, विश्व के समाचार, खेल और खिलाड़ी। तो इस तरीके से जब भी कोई हम लोग लिखने बैठते थे तो ये कहा करते थे, अगर ठीक समझें तो मुझसे बात कर लें। तो एक अच्छा माहौल था, खुशगवार माहौल था दिनमान का। उन दिनों हम लोग संपादकीय विभाग के लोग
साथ बहादुर शाह जफ़र रोड वाले ऑफिस यानी टाइम्स हाउस में बैठा करते थे। लेकिन दिनमान छपता था दरियागंज में, 10 दरियागंज में प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर था। होता यह था कि हर व्यक्ति की प्रेस में ड्यूटी हुआ करती थी ताकि वहाँ पर बैठकर गैलियाँ पढ़ी जा सकें, पेज बनाए जा सकें और वो पेज ओके करके छपने के लिए दिए जाएं। तो हफ्ते में करीब 3 या 4 दिन संपादकीय कर्मियों को वहाँ जाना पड़ता था। 2 की आमतौर पर 2 जाते थे, लेकिन जिस दिन फाइनल पेजेस होते थे तो 2 से अधिक लोग भी जाया करते थे। मेरी और सर्वेश्वर जी की ड्यूटी आमतौर पे लगा करती थी। तो होता यह था कि उन दिनों हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी और पेस्टिंग वाला सिस्टम तो बाद में आया था। हैंड कंपोजिंग में आपको बैठ के बड़ी पेचीदा चीज़ें हुआ करती थी। बैठ के हम लोग बैठा करते थे, प्रूफ रीडर पहले प्रूफ करते, फिर हम लोग उस पर नज़र डालते, फिर पेज बनते, फिर पेज पास होते, पढ़ते। हम दोनों में से जो भी होता, चाहे मैं होता चाहे सर्वेश्वर जी होते, कई बार पढ़ते ताकि इसमें गलतियां ना जाने पाए। तो हफ्ते में एक बार मनोज श्याम जोशी भी आया करते थे। प्रेस के बाहर एक चाय की दुकान होती थी, सरदार जी चाय वाले। तो जब कंपोजिटर चले जाया करते थे खाना खाने, तो हम लोग भी वहाँ बैठ के चाय पिया करते थे। मनोज श्याम जोशी अपने फिल्म्स विज़न की बातें बताते हम लोगों को कि किस तरह का वहाँ ज़िंदगी थी, कैसे वो यहाँ आ गए, कैसे अज्ञे जी ने कहा कि तुम वहाँ से छोड़ कर यहाँ आ जाओ, तो आ गए हम, और किस तरीके से हम लोगों ने ये पत्रिका चालू की और आज एक अच्छे मेयार पे पहुँच गई है। बड़े खुशगवार बंदे थे, बड़ी बड़ी कहानियाँ बताने, लेकिन फक्कड़ थे। फक्कड़ इस माने में कि कभी मूड होगा तो कहूँ चलो नीचे चलते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो पान खाते हैं, लाओ चलो सिगरेट पिलाओ मुझे। तो इस तरीके कहीं वो छोटा बड़ा नहीं था कि मैं एक सहायक संपादक हूँ और ये लोग उप संपादक हैं या रिपोर्टर हैं, जो भी हैं। तो इस तरीके जो मोहब्बत और जो प्यार वो बताते थे, दर्शाते थे, वो एक तरह का बहुत ही अच्छा लगता था। और कहीं लगता नहीं था कि हम यहाँ पर एक दूसरे पे बोझ हैं, एक दूसरे के नहीं हैं, एक दूसरे के समर्थक और सहायक हुआ करते थे। उन दिनों दिनमान की कई सिफतें थी, कई बातें लोग जानना करते थे, पढ़ा करते थे, और उसकी जो खास तौर पर जो हम लोग लिखते थे, जो शीर्षक दिया करते थे, वो काफ़ी चर्चित रहा करते थे। केवल दिल्ली के बाहर ही नहीं, दिल्ली में भी रहा करते थे। जैसे पंजाब के उस वक़्त के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों की हत्या हो गई थी, तो स्टोरी मैंने की थी। कहीं जगह गया, कहीं लोगों मिला, दिल्ली में भी मिला और दिल्ली से बाहर भी मिला। तो जब वो स्टोरी करके तमाम तरह के एंगल से पूरी करके मनोज श्याम जोशी को दी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा हेडिंग लगाया, सुच्चा सिंह हाजिर हों। लोगों ने बहुत पसंद किया हेडिंग। इस हेडिंग को देख के कई चर्चे हुए, बहुत से चिट्ठियाँ आई और लोगों ने कहा कि बहुत ही मौजूद हेडिंग है, बहुत अच्छा शीर्षक है। इसी तरीके से दिल्ली में कभी कभी बहुत ट्रैफिक जाम हुआ करता था। हालांकि उस वक़्त ज़्यादा आबादी नहीं थी दिल्ली की, लेकिन फिर भी जब जाम होता तो एक खबर बन जाती थी। तो इस तरीके से एक मैंने ट्रैफिक जाम पे भी स्टोरी की थी, तो वो भी उन्होंने देखी। फिर सर्वेश्वर जी के पास बैठ के बात करते रहे, फिर उसकी हेडिंग दी, ट्रैफिक जो है जाम हो गया। ट्रैफिक की जगह ट्रैफिक कर दिया उन्होंने।
तो इस तरीके की बड़ी अच्छी चीज़ें बैठा करती थी, हुआ करती थी, हम लोग काम किया करते थे। जैसे हमारे स्पोर्ट्स के एडिटर थे जो काम करते थे, उनका नाम योगराज थानी था। तो उनके पास आ जाएंगे, बैठेंगे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो बताएंगे फलाम क्रिकेट पे कर रहा हूँ, या कुश्ती पे कर रहा हूँ, या टेनिस पे कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो, तो बताते, तो बोले फिर ये और जोड़ दो और इसको ऐसे करके लिख लो और ऐसे शुरू करो तो अच्छा लगेगा। मतलब ये कि आप, मैं जैसे विश्व करता था या विदेशों के मामले करता था, तो वो मुझसे पूछते थे कि समाचार भूमि में क्या ले रहे हो, तो मैं बताता था ये ले रहा हूँ। तो बोले ठीक है, ये मैंने अभी लमान में पढ़ा है तो मैं तुम्हें ये दे दूँगा, तुम इसको करके कर देना। जैसे प्रयाग जी हमारे कला किया करते थे, तो उनके बारे में कुछ बता देते कि एक थोड़ा सा ये ऐसे। तो इस तरीके के हर बंदे के वो सहायक हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे और मददगार हुआ करते थे। एक बार का किस्सा याद आ रहा है कि केन्स में फिल्म फेस्टिवल हुआ, शायद केन्स ही था। तो हम लोगों में तो यहाँ से तो कोई गया नहीं, उनके पास लमांड आता था, लमांड दो फ्रेंच पेपर में बता रहा हूँ आपको। तो उसका पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने एक ऐसी स्टोरी तैयार की कि पढ़ने वाले, जो दिनमान में छपी, पढ़ने वाले लोग ऐसा कह रहे थे कि क्या मनोज श्याम जोशी या आपका प्रतिनिधि केन्स गया था क्या, कवर किया था क्या। तो लोगों को भी ताज्जुब होता था कि उसके इनके लिखने की स्टाइल गजब की थी। वो ऐसे कहा भी करते थे कि मैं तो भाषा से खेलता हूँ। वात्स्यायन जी यानी अज्ञे जी बरतते हैं, लेकिन मैं उनसे हट के भाषा से खेलता हूँ। और वाकई ही आपकी स्टोरी में कहीं कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिया करते थे या लगा दिया करते थे, तो आपको लगता था कि वाह क्या स्टोरी खिल गई, आ गई। तो ये भी मनोज श्याम जोशी थी। हिंदी में वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी के शब्द कम हो, क्षेत्रीय भाषाओं के हों या कुछ बोलियों के हों। वो इसलिए कि उन्होंने रेडियो में अज्ञे जी के साथ काम किया था, रघुवीर साहब भी साथ थे, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अज्ञे जी इंचार्ज हुआ करते थे, ये दोनों अपने उनके अनुवादक या सहायक हुआ करते थे। दोनों मस्ती भी करते थे, शाम को घुमा भी करते थे। और एक बार मनोज श्याम जोशी बताने लगे, यार एक हम लोग घूमते घूमते पंजाबी बोलनी शुरू कर दे, और ये पंजाबी कुछ शब्द हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तुम्हारी स्टोरी में जोड़ दिया करूँगा। तो जोड़ दिया करते थे और हमें भी अच्छा लगता था। कितना खुलापन उनमें था, कितना नहीं था। एक बार कहने लगे कि यार ये जो है मोहन राकेश ने एक काम सौंपा है कि जितने यहाँ के साहित्यकार हैं बड़े बड़े, उनसे इंटरव्यू करके तमाम तरह की हर भाषा करके ही करना है। अब मैं ज्ञानेंद्र जी से कर आया हूँ, अब मैं सोचता हूँ महीप सिंह से कर लूँ, फिर मैं मनहर चौहान से करूँगा, सुदर्शन से करूँगा, कमलेश्वर से करूँगा। तो इस तरह के वो इंटरव्यू किया करते थे और वो बहुत ही लोकप्रिय थे और बहुत चर्चित हुआ करते थे। तो जब कभी उन्हें कोई प्राइवेट काम करना होता तो कोई ऐसा काम होता था कि दफ्तर बना हो, तो बोले यार ऐसे कर, तू मेरे कक्ष में आ जा। मैंने क्यों, क्या करना है? बोले मैं टाइप राइटर मंगाता हूँ, ये तुम टाइप कर दो। मैं बोलता हूँ मैं टाइप खुद अपनी स्टोरियाँ खुद टाइप करता हूँ, अब भी करता हूँ, अभी मेरे पास टाइप राइटर है, टच सिस्टम से करता हूँ, अच्छा लगता है। तो बोले किसी को पता नहीं होना चाहिए, और कमरे में किसी को नहीं आते थे। तो कुछ अपनी स्टोरी हुआ करती थी, जैसे राकेश के करना हो या कुछ कोई खास पत्र लिखना हो तो मुझसे टाइप करवाया करते थे। इतना उनका मुझ पे हक था और मेरा भी उन पे हक था। और कहीं तू तड़ाका हुआ करते थे, बड़ी प्यार से बात हुआ करते थे। गजब का दोस्त था, साथी था और कमाल का इंसान था। उन दिनों एक बात और हुआ करती थी,
बहुत हड़तालें होती थी, यूनियन काफ़ी सक्रिय थी और मजदूरों की मांगों को लेकर हड़ताल करते करती थी। 1966 में गया तो पहली हड़ताल 1967 में देखने को मिली और दूसरी 1972 में। जो 1967 में, तब तो मनोहर श्याम जोशी निर्माण में काम करते थे, लेकिन उनके फिल्म्स डिवीज़न से संबंध थे और फिल्मी दुनिया के लोग उनसे संपर्क में रहा करते थे, मिला करते थे उनसे। तो जब हड़ताल हुई तब हमारा मिलना जुलना नहीं था, वो सब गपबाजी ख़त्म हो गई। हम अपने घर में बैठा करते थे। मुझे उन दिनों थोड़ा सा काम इसलिए टाइम गुजारने का मौका मिल गया कि शीला झुनझुनवाला जो कभी धर्मयुग में थी, वो दिल्ली आ गई थी 1967 में और उन्होंने एक महिला मैगजीन शुरू की थी, अंगजा। तो हम कहने लगी कि उनके पति ठाकुर प्रसाद झुनझुनवाला, टीपी भाई साहब, वो भी कहते यार तुम तो घर बैठे रहते हो, आ जाकर मदद कर देकर। तो हम अपना समय उनके पास गुजार करते थे, तो मदद कर दिया करते थे अंगजा में कुछ ना कुछ। एक दिन मनोहर श्याम जोशी का मुझे पत्र आया, मैं उन्हें पढ़ के बताता हूँ। लिखा है उन्होंने, प्रिय दीप, मैं इस बीच शुद्ध अकर्मण्यता का आनंद ले रहा हूँ। जाने क्यों मुझे ये उम्मीद थी कि तालाबंदी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगी। कुछ दिन बाद तो जाना ही है, चलो थोड़ा आराम कर लो वाला मूड मैंने बना लिया था। कुछ नहीं किया सिवाय मक्खी मारने के। बीच में लिखा शाब्दिक अर्थों में, सारिका के लिए इंटरव्यू ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन तालाबंदी ने उसकी भी अर्जेंसी ख़त्म कर दी है। रीलों का ये हाल है कि बम्बई से एक मित्र निर्माता निर्देशक आए थे, उनके साथ एक टॉप क्लास दिन बिताया और किस्सा 3:45 यार के फिल्मीकरण की आरंभिक बातचीत की। देखो क्या बनता है, क्या नहीं बने तो तब जब मैं उपन्यास पूरा करूं। मैं उस समय के लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के काफ़ी करीब था, तो उस सिलसिले में लिखा, तुम्हारा और हुकम सिंह जी का भविष्य क्या है, इस बारे में मैं चिंतित हूँ। अब काहे को चिंतित है ये मुझे नहीं उन्होंने बताया। दोनों का कल्याण एक साथ होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर से तुम्हारा घर 12 मील दूर है, आधा तुम तय करो, आधा मैं करता हूँ, तो कनॉट प्लेस मिलते हैं, तुम्हारा जोशी। तो इस तरह की चीज़ें भी किया करते थे। अब मैंने उनसे पूछा था कि मेरे और हुकम सिंह के भविष्य के बारे में तुम क्यों चिंतित हो। बोले यूँ ही, वो मुझे पता चल गया कि वो राजस्थान के राज्यपाल बन रहे हैं और ये मुझे पता चल रहा, उन्होंने तुम्हें ऑफ़र किया था कि तुम उनके साथ चलो, और मुझे ये पता चला कि तुमने मना कर दिया। क्यों मना किया? मैंने कहा भाई वो तो 5 साल की नौकरी है, उसके बाद क्या करूँगा, और पत्रकारिता तो अब जीवन भर की है, और लोकसभा की 10 साल की नौकरी मैं कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इसलिए बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बोला ठीक है भाई रहो, अच्छा है तुम्हारी मर्जी। तो एक इस तरह की चीज़ें भी वो हमारे साथ किया करते थे। कभी जब मूड में होते तो कहते हैं यार अज्ञा में कितनी खूबियाँ हैं। मैंने कहा तुम में भी तो हैं, तुम भी तो, तुम्हें तो मैं हरफन मौला कहता हूँ कि हर बात में तुम टांग अड़ाते हो, ये सोच लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो टांग अड़ाना अच्छा इसलिए लगता है कि वो उसमें कुछ मतलब होता है, उसमें कुछ सार होता है, उसमें कुछ उपलब्धि होती है, हमें सीखने को मिलता है। बोले देखो
अज्ञे के पास मैंने कहता उनके साथ मैंने रेडियो में भी काम किया। संसार का कौन सा विषय है जिस पर अज्ञे का अधिकार ना हो या अधिकारपूर्ण उस पर बातचीत ना कर सकते हैं। और वो इतनी विविध होती है, इतनी व्यापक होती है कि उसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते। इसलिए मैं कभी कभी अज्ञे को नहीं समझता हूं। अज्ञे को समझना आसान नहीं। मैं कहता तुम भी तो कोशिश करते हो कभी कभी ऐसा बनने की या दिखने की, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसे है कि बहुत खुले हो तुम। कभी कभी बहुत खुल जाते हो और कभी कभी ऐसा तुम भी अज्ञे बन जाते हो, गंभीर बन जाते हो कि तुम्हें जांचना समझना मुश्किल है। बोले नहीं यार ऐसा तुम समझते हो। तो कभी ज़्यादा ही कुछ लाड़ आ जाए, ज़्यादा ही प्यार आ जाए, कुछ ज़्यादा ही बात करनी हो तो कहेंगे चलो दीप नीचे चलते हैं। भाई मैं हम लोग दूसरी मंजिल बैठा करते थे और बैठ के फिर शाम को अगर बहुत मुझसे सिर्फ बात करनी हो तो फिर वो कहेंगे चलो नीचे चलते हैं। तो वहाँ पान वाली दुकान पे पान खाएंगे। बोले सिगरेट भी पीऊँगा, एक सिगरेट लेंगे, 2 उंगलियों में बंद करके कुछ सोचेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ सिगरेट 2 उंगलियों से इस तरीके से करके मारेंगे। फिर बोलेंगे यार मन उदास रहता है, क्या हो गया? बोले जब मैं यहाँ आया था दिनमान में मैंने सोचा था कि मैं नंबर 2 हूँ और अज्ञे का उत्तराधिकारी बनूंगा, लेकिन यहाँ आके लगता नहीं। मैंने क्या हो गया? मैंने कहा अभी अज्ञे बाहर गए थे, विदेश में भी गए थे, कश्मीर भी गए थे, तो सारी अखबार तो तुम्हें नहीं निकाली थी। उनकी अनुपस्थिति में तुम्हें तो होते हो एडिटर। बोले नहीं वो और बहुत है, वो तो स्टॉप कैप अरेंजमेंट होता है कि अब मैं नंबर 2 हूँ तो है, लेकिन उनके जहन में कुछ और है। और एक दिन उन्होंने बातों बात में बता दिया था कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं मानता, मेरे उत्तराधिकारी रघुवीर साहब हैं। तो मैंने किसमें कौन सी बुरी बात है? रघुवीर साहब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम दोनों ने काम भी किया रेडियो में। बोले वो दोस्ती और तरह की होती है लेकिन मातहती और तरह की होती है। अब जब रघुवीर साहब संपादक होंगे तो मैं उनके मातहत तो काम नहीं कर सकता ना, तो इसलिए सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। और आगे जो है 2 साल बाद चले जाएंगे, ये तो उनकी फितरत है। वो तो ज़्यादा देर कहीं ठहरते नहीं, अपनी शर्तों पे आते हैं और जब चाहे चले जाते हैं। वो तुम्हें मालूम है दिनमान में वो अपनी शर्तों पे आए थे। उन्होंने साहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन से कहा था कि मेरी ये शर्तें हैं, ये शर्तें अगर आपको स्वीकार हैं तब मैं दिनमान निकालूंगा। और वो शर्तें लिखित में थी। जो पहला संपादक अज्ञे थे जो अपनी शर्तों पे मालिकों से लिखवा के लिया करते थे, उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो जिसको चाहेंगे नियुक्त करेंगे, मालिक उनके नियुक्ति पे असर नहीं डाल सकते, मालिक उनसे ये नहीं कह सकते कि आप फलां चीज़ छापें फलां ना छापें। तो यही वजह है कि दिनमान में संपादकीय सामग्री 60% हुआ करती थी और विज्ञापन 40% होते थे। रघुवीर साहब ने इस परंपरा को कायम रखा। आज के दौर में ऐसा कुछ सोच सकता है? क्या कोई संपादक ऐसा है जो अपनी शर्तों पे काम करेगा? अब तो सवाल ये उठता है क्या आज कोई संपादक है भी? आज तो संपादक भी प्रबंधक हो गए हैं। संपादक तो अज्ञे थे, रघुवीर साहब थे, और काफ़ी कुछ हद तक मनोहर श्याम जोशी थे। जब अज्ञे बाहर जाते थे तो मनोहर श्याम जोशी भी वही शर्तों के हिसाब से अपने काम किया करते थे और दिनमान को एक उच्च स्तर तक, उच्च कोटि तक पहुंचा दिया करते थे। मनोहर श्याम जोशी पत्रकार के अलावा ही बहुत कुछ थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे भेंट करते थे, बहुत अच्छी बातचीत करते थे, बहुत पढ़ाकू थे और अपना पढ़ाई जो है
अपने साथियों से शेयर किया करते थे जब उन्हें ज़रूरत होती थी, उन्हें दरकार होती थी। और कभी कभी उनके लिखे हुए में ऐसा सुधार कर दिया करते थे कि वो लेख जो था या वो जो सामग्री थी मुंह से बोलनी शुरू होती थी। एक दिन फिर मूड में थे, फिर नीचे हम गए पान खाने के लिए। तो मैंने कहा आज क्या हो गया? बोले उदास हूँ। मैंने क्या हो गया? बोले आज अज्ञे ने साफ कह दिया कि तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो और आप चाहो तो कोई देख लो। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है? ऐसा तो सीधापन, स्पष्ट साफ गोई तो होनी चाहिए। अच्छा लगता है साफ गोई तो। बोले साफ गोई तो अच्छी है, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। लोकसभा में रहते हुए मैं वहाँ बहुत लिखा करता था। मेरे बहुत से अनुवाद वहाँ छपे हैं। सरदार हुकम सिंह के यात्रा संस्मरण का हिंदी अनुवाद वहाँ छपा है। कर्नल नरेंद्र पाल सिंह पंजाबी के उपन्यासकार थे, उनका उपन्यास वहाँ धारा प्रवाह छपा है। पंजाबी की कवित्री प्रभजोत कौर की कविताओं का अनुवाद मैंने वहाँ छपवाया है। उस समय बांके बिहारी भटनागर संपादक होते थे। उनके जाने के बाद कादम्बनी से रामानंद दोषी आ गए और राजेंद्र अवस्थी कादम्बनी में चले गए और जयप्रकाश भारती नंदन बाल पत्रिका में आ गए। वो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रामानंद दोषी का निधन हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान की जगह खाली है। भले वो गोविंद प्रसाद केजरीवाल जो हैं, मैंने कहा वो नंबर 2 पे हैं। जैसे जनमान में अभी तुम नंबर 2 पे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी हैसियत कैसी है, तुम्हें लेंगे कि नहीं लेंगे। अब तो तुम्हें बता दिया अगर नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि संपादक नया नियुक्त होगा। तो बोले फिर इसमें मैं कहाँ फिट होता हूँ? मैंने कहा तुम फिट होते हो, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। बोले कैसा प्रयास? मैंने कहा राजा तुम्हारा दोस्त है, इकट्ठे पढ़े हो? बोले हाँ। तुम कैसे जानते हो? राजा का मतलब केसी पंत, कृष्णचंद्र पंत। बोले तुम कैसे जानते हो? मैं पत्रकार हूँ, तुम्हारे साथ उठता बैठता हूँ, तो उन्हें पता नहीं किस तो फैल में मुझे बता दिया होगा, तो इसलिए मैंने। तो बोले उससे क्या होगा? मैं को उसके कान में बात डाल दो कि साप्ताहिक हिंदुस्तान की जगह, संपादक की जगह खाली है, तो बाकी वो संभाल लेगा। आलतू फालतू बात करते रहते तो उसका मतलब मुझे एक तरफ साफ कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, चलो तुम स्टोरी करो चल के ऊपर। तो ऊपर आ गए। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनके जहन में वो बात टक गई और मेरे अपने सूत्रों से पता चला कि वो राजा से मिले थे और जैसे उन्होंने किया हो तो कुछ समय बाद वो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक बन गए। अच्छा लगा था, मैंने उन्हें मुबारकबाद दी थी। लेकिन जिस मनोहर श्याम जोशी को मैं दिनमान से जानता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान में दुआ सलाम तो होती थी, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं था। मैं उनकी सीमाएं भी जानता हूँ, क्योंकि जब एक संस्थान से दूसरे संस्थान में आप जाते हैं तो उसके प्रति आपकी आस्था हो जाती है, उसके प्रति आपकी वफादारी हो जाती है। तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं कहीं दी और उनके साथ फिर मिलता उलता रहा। फिर वो और तरह के कामों में दूरदर्शन के लिए उन्होंने हम लोग लिखा, बुनियाद लिखी। समय लगता है,
कक्का जी कहन लिखा। तो ये सब लिखने से ये हो गया कि जिस साप्ताहिक हिंदुस्तान में उन्हें ये लाया गया था कि इसको वो जवान बना देंगे, इसे धर्मयुग के टक्कर का पेपर बना देंगे, इसमें उनकी भाषा का खेल हमें देखने को पढ़ने को मिलेगा, उसके साथ शायद वो इंसाफ नहीं कर पाए। वो करू को सवाल लिखते रहे और तरह की चीज़ें करते रहे, फिल्मी दुआएं चढ़ते रहे। तो एक वक्त ये भी आ गया कि जहाँ हम लोग इवन दिनमान में भी कि आगे की चीज़ें पहले 2-3 हफ्ते पहले या 2-3 हफ्ते पहले तय किए कर देते थे। तो तब साप्ताहिक हिंदुस्तान में अगले हफ्ते क्या छपेगा इसके लिए भगदौड़ होनी शुरू हो जाती थी। फिर चलते चलते फिर हुआ ये कि वो उन्हें वहाँ से शायद बेदखल होना पड़ा। मैंने एक दोस्त खोया जो दिनमान में बहुत प्यारा था, बहुत प्यार करता था, बहुत उत्साहित करता था, प्रोत्साहन देता था। साप्ताहिक हिंदुस्तान में जाने से कुछ बदला, लेकिन मिलते हैं बाद में। इसमें चीज़ें और भी उसकी दिनमान के दिनों की याद आ रही है कि उनकी शादी भी दिनमान में हुई थी। जब दिनमान में हम काम करते थे उन दिनों हुई थी शादी। उनकी बारात में भी हम गए थे, वो घोड़ी पे भी बैठे थे और लोग दिनमान के लोग नाचे भी थे। उन्हें शर्म भी आई थी कि घोड़ी पे बैठे, लेकिन शादी हुई थी। उनकी धर्मपत्नी भगवंती जी को भी 1-2 बार मुलाकात हुआ। कहीं पढ़ाती थी किसी कॉलेज में, शायद एडी श्री राम में। बहुत ही अच्छी समझदार महिला थी, बहुत थी। ज़्यादा नहीं मुलाकात हुई, लेकिन जितनी मुलाकात हुई वो भी यादगार है, अच्छी लगती है। ऐसे ही श्रीकांत वर्मा की शादी भी दिनमान में रहते हुई थी। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं, यादगार चीज़ें हैं। और भी बाद में हमारे दोस्तों की दिनमान में रहती शादियाँ हुई, जैसे नरेश कौशिक, संतोष तिवारी, सुषमा जगमोहन, ये सब हुए। लेकिन ये जो अपने आप में संस्थाएं थीं, जैसे मनोज श्याम जोशी, श्रीकांत वर्मा, इनकी शादियों में शिरकत करना भी अपने आप में बहुत महत्व रखता था। तो ये थे हमारे दोस्त मनोज श्याम जोशी। इतनी कुछ यादें हैं। लंबा समय नहीं रहा, करीब 3 साल हम लोग इकट्ठे रहे। रोज़ देखते थे, रोज़ मिलते थे, रोज़ प्यार मोहब्बत की बातें भी होती थी, चुगलबाजी भी होती थी, लेकिन फक्कर दोस्त था, प्यारा दोस्त था। आज भी याद आती है। जय हो, खुश रहो मनोज श्याम जोशी, जहाँ भी हो। यार बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, बहुत ज़हीन इंसान थे। सादर नमन।